रिमझिम, तुम यहाँ बैठी गुड़िया से खेल रही हो? चलो मेरे घर, मैं तुम्हें आज बहुत बढ़िया चीज खिलाऊंगी। अच्छा, क्या खिलाओगी मुझे? मेरे बाबा पिज्जा लाए हैं, बहुत ही टेस्टी है। तुम खाओगी ना तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। पिज्जा? ये पिज्जा क्या होता है? अरे तुम्हें पिज्जा नहीं पता? मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम खाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद रिमझिम तारा के साथ उसके घर आई। फिर तारा ने रिमझिम को पिज्जा का एक टुकड़ा दिया। रिमझिम ने जैसे ही पिज्जा का एक निवाला खाया, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे वाह तारा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुम्हारे बाबा कहाँ से लाए? मैं भी अपने माँ बाबा को बोलूँगी लाने के लिए। गांव के बाहर जो शहर जाने का रास्ता है, वहीं बीच में पड़ती है दुकान, बस वहीं से लाए हैं पिज्जा। रिमझिम पिज्जा खाकर अपने घर चली गई। जब उसका पिता कैलाश रात को घर आया तो वो अपने पिता से बोली, बाबा पता है आज मुझे तारा ने क्या खिलाया? क्या है, बोल, क्या खिलाया उसने तुझे? बाबा, उसने मुझे पिज्जा खिलाया। आप भी मेरे लिए पिज्जा ले आओ ना। मैं तेरे पिज्जा के लिए ही तो पैसे कमाता हूँ। कोई पिज्जा वीजा नहीं आएगा। चुपचाप जाकर बैठ जा, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रिमझिम रोते रोते अपनी माँ सरिता के पास गई और बोली, माँ देखो ना, पापा ने मुझे डांटा। मैंने उन्हें पिज्जा लाने के लिए बोला और उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। तुझे तो पता है बिटिया कि तेरे बाबा कैसे हैं। रोना बंद कर, मैं तेरे लिए पिज्जा ले आऊंगी। क्या सच में माँ? हाँ मेरी प्यारी बिटिया, चल अब जाकर सो जा, बहुत रात हो गई है। सरिता दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। वहीं उसका पति कैलाश ऑटो चलाता था, लेकिन वो दिन भर जो भी पैसे कमाता, शाम होते ही सारे पैसे शराब पीने में उड़ा देता था। बेचारी सरिता अपनी बेटी की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन भर मेहनत करती। जिन घरों में वो काम करती थी, उन घरों से जब उसे पैसे मिले तो वो पिज्जा खरीदने उसी दुकान पर जा पहुंची, जहां का पता तारा ने बताया था। सरिता पिज्जा खरीदकर वापस लौट ही रही थी कि तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार आ रही गाड़ी सरिता को टक्कर मारकर वहां से चली गई और सरिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर रिमझिम आंगन में बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। माँ को कभी इतनी देर नहीं लगती थी आने में, फिर आज माँ कहाँ चली गई? अंधेरा भी होने वाला है। काफी देर इंतजार करने के बाद रिमझिम खुद अपनी माँ को ढूंढने निकल गई। वो अपनी माँ को हर जगह ढूंढती, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिलती। फिर वो माँ को ढूंढते ढूंढते उसी जगह जा पहुँची जहाँ उसकी माँ सरिता की लाश पड़ी हुई थी। रिमझिम ये देख चिल्ला उठी, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो ना। रिमझिम अपनी माँ सरिता को खून से लथपथ देख घबरा गई। फिर वो दौड़ते हुए अपने बाबा और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाकर लेकर आई। उसके बाद सभी ने मिलकर सरिता के शरीर का दाह संस्कार किया। माँ के मरने के बाद रिमझिम बिल्कुल अकेली हो गई। वो बस अपनी माँ को याद कर रोती रहती। अब क्या होगा मेरा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? बाबा तो शराब पीने में पैसे खर्च कर देते हैं। इतने में कैलाश लड़खड़ाते हुए घर आया और चिल्लाते हुए रिमझिम से बोला, कहाँ मर गई रिमझिम? जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना। बाबा रोटी बनी पड़ी है, खा लो। मुझे ठंडी रोटी खिलाएगी? कम वक्त अपनी माँ के साथ मर क्यों नहीं गई? जा जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। बेचारी रिमझिम दोबारा से रसोई में जाकर रोटी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद रोटियां बनकर तैयार हो गईं। ये लो बाबा, गर्मा गर्म रोटी। रोटी का एक निवाला खाते ही कैलाश गुस्से से बोला, कितनी कड़क रोटी बनाई है, ये भी कोई रोटी है? तुझे एक भी काम ढंग से करना नहीं आता, कामचोर कहीं की। तू तो मुझे भूखा ही मार डालेगी। ये कहते हुए कैलाश ने रिमझिम के गाल पर एक चाटा मारा। बेचारी रिमझिम करती भी क्या, अपनी माँ को याद कर रोते रोते सो गई। धीरे धीरे गुल्लक में थोड़े बहुत रखे पैसे भी खत्म हो गए। वहीं कैलाश ने भी अब काम पर जाना छोड़ दिया। सारा दिन भर घर में शराब पीकर पड़ा रहता। वहीं घर का राशन भी खत्म हो चुका था। ये देख बेचारी रिमझिम ने काम करने की सोची। उसे बहुत मुश्किल से एक घर में साफ सफाई का काम करने को मिला, पर काम पर उसे जो भी पैसे मिलते कैलाश उससे पैसे छीन लिया करता। ऐसे ही एक रात कैलाश ने रिमझिम से पैसे मांगे और जब रिमझिम ने पैसे देने से मना किया तो उसने उसकी खूब पिटाई की, उससे पैसे छीन कर ले गया। बेचारी रिमझिम रोते रोते अपनी माँ को याद कर पुकारने लगी,
माँ तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? माँ वापस आ जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हें पुकार रही है, वापस लौट आओ ना माँ। तभी वहाँ रिमझिम की माँ सरिता की आत्मा चुड़ैल बनकर उसके सामने आ गई। लेकिन रिमझिम अपनी माँ को पहचान नहीं पाती। वो अपनी माँ को चुड़ैल बना देख डरते हुए बोली, कौन हो तुम? बिटिया डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अभी तो मुझे माँ कहकर पुकार रही थी। पर तुम तो चुड़ैल। बिटिया जब एक्सीडेंट से मेरी मौत हो गई थी तभी मेरी आत्मा शरीर से निकलकर चुड़ैल बन गई, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी तुम्हें पिज्जा खिलाने की, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। क्या तुम मेरी माँ हो? ओ माँ। ये कहते हुए रिमझिम खुश होते हुए अपनी चुड़ैल माँ के गले लग गई और रोने लगी। बस बिटिया अब रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे माँ? बिटिया मुझे पता है तुम घर का खर्च चलाने के लिए कितनी मेहनत करती हो। हाँ माँ, पर इसका भी कोई फायदा नहीं, मुझे जो भी पैसे मिलते हैं उतना काफी नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ माँ बताओ ना, आपके पास क्या आइडिया है? जब मैं तुम्हारे लिए मरने से पहले पिज्जा लेने गई थी तो मैंने देखा पिज्जा वाले दुकान में बहुत भीड़ थी। आजकल लोग पिज्जा बहुत खाते हैं, तुम पिज्जा बनाकर बेचना शुरू करो, इससे बहुत फायदा होगा। माँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर उसके लिए पिज्जा बनाने वाली मशीन लानी होगी माँ, और वो मशीन बहुत महंगी आती होगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम रोटी का ही पिज्जा बना लो। वो कैसे माँ? तुम चूल्हे पर रोटी सेक लेना और मैं अपने जादू से उसमें पिज्जा वाली चीज और ढेर सारी कटी हुई सब्जी और भुट्टे के दाने डाल दूंगी। ठीक है माँ, तुम्हारे आने से मेरी आधी परेशानी दूर हो गई। आधी परेशानी? आधी कौन सी परेशानी बाकी है? माँ बाबा है परेशानी, पूरा दिन शराब पीते रहते हैं और मुझे डांटते और मारते भी हैं। इतना ही नहीं, काम पर से जो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो भी छीन लेते हैं और अपने लिए शराब ले आते हैं। आपके जाने के बाद अब तो वो काम पर भी नहीं जाते। अच्छा तो ये बात है, आने दे उन्हें, तेरे बाबा को तो मैं सुधार दूंगी। रात को जब कैलाश शराब पीकर घर लौट रहा था तभी रास्ते में चुड़ैल सरिता अदृश्य होकर उसे मारने लगी। ओए मुझे कौन मार रहा है? सामने तो आ। सरिता कैलाश के चेहरे पर चाटे ही चाटे मारने लगी। वो बीच सड़क पर चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन सभी लोग उसे शराबी समझ उसकी ओर ध्यान नहीं देते। अरे भाई कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आ रहा? आखिर मेरी गलती क्या है? मत मारो मुझे भाई। तभी सरिता कैलाश के सामने आ गई। सामने चुड़ैल को देख कैलाश डर कर कांपने लगा। भागो चुड़ैल, बचाओ मुझे। रुक, कहाँ जा रहा है? जब मैं जिंदा थी तब भी तू मुझे और मेरी बेटी को बहुत परेशान किया करता था, और अब मेरे मरने के बाद भी तुझे चैन नहीं? शर्म नहीं आई तुझे? स्कूल जाने लायक बेटी दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम कर घर का खर्च चला रही है। तो मैं क्या करूं? जाकर उसे बोल काम ना करे। मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे शराब पीने दे। लगता है तेरा अभी भी नशा उतरा नहीं, ले और मार खा। ये कहते हुए सरिता उसे जोर जोर से मारने लगी। मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे। अच्छा बता मुझे क्या करना है मेरी माँ? सबसे पहले शराब पीना छोड़, मेरी बेटी से माफी मांग और जाकर मेरी बेटी की काम में मदद कर। चल जा वरना। हाँ मैं समझ गया मेरी माँ। ये कहते हुए कैलाश तुरंत ही घर पहुँचा और रिमझिम से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, अब तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूँगा। रिमझिम अपने पिता कैलाश का ऐसा सुधरा हुआ रूप देखकर हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी थी। अगली सुबह होते ही रिमझिम अपने काम पर लग गई और रोटियां सेकने लगी। वहीं कैलाश ने घर के बाहर ही रोटी पिज्जा का बोर्ड लगाया। उसके बाद चुड़ैल सरिता ने रिमझिम की बनी रोटियों पर अपने जादू से ढेर सारी चीज, कटी सब्जियां भुट्टे से सजा दिया। धीरे धीरे लोग रिमझिम की दुकान पर आने लगे। पहली बार में ही पिज्जा रोटी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगी, वो बार बार रिमझिम की दुकान में आने लगे। कुछ दिनों बाद उसकी पिज्जा रोटी हर जगह मशहूर हो गई। दूर दूर से भी उनके पास ऑर्डर आने लगे। कैलाश भी लोगों के घरों में पिज्जा रोटी डिलीवरी करने जाने लगा। अब उनकी आर्थिक समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। ये देख चुड़ैल सरिता कैलाश से बोली, अब घर की हालत बिल्कुल ठीक हो गई है और पिज्जा रोटी कारोबार से अच्छी खासी आमदनी हो रही है, इसलिए अब तुम रिमझिम बिटिया का पास वाले प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो।
रिमझिम पढ़ लिख जाएगी तो बड़ी होकर कुछ बन जाएगी। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। कल सुबह जाकर रिमझिम बिटिया का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा और पिज्जा रोटी की दुकान मैं संभाल लूंगा। अब तो मैंने तुमसे काफी कुछ सीख लिया है और डिलीवरी करने के लिए कोई लड़का रख लूंगा। मेरी बच्ची, अब सब ठीक हो गया है। तुम्हारे बाबा भी सुधर गए हैं, दुकान भी अच्छी चलने लगी है। अब तुम स्कूल जाकर खूब पढ़ना और एक अच्छी इंसान बनना। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, आप साथ हो ना तो मैं हर काम कर लूंगी। मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यहाँ मैं एक चुड़ैल हूँ। जिस मकसद से चुड़ैल बनकर यहाँ आई थी वो था तुम्हारा जीवन संवारना। अब मेरी मुक्ति का समय हो गया है। नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, यही रहो मेरे पास। बिटिया, तुम भगवान पर विश्वास रखो, वो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। इतना कहकर सरिता आसमान में गायब हो गई और वहीं रिमझिम नम आँखों से आसमान की ओर देखने लगी। सोनपरी की जादुई छड़ी की चोरी। बहुत समय पहले किसी गांव में आरती अपनी सौतेली बहन चंपा के साथ रहती थी। उनके माता पिता को गुजरे 5 साल बीत चुके थे। दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। आरती स्वभाव से बहुत ही नेक और दयालु थी, जबकि उसकी सौतेली बहन चंपा बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो गांव में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो अक्सर गांव में रहने वाली लड़कियों से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। आरती अपनी सौतेली बहन चंपा को बहुत समझाती, लेकिन वो उसकी एक न सुनती, ना ही घर का कोई काम करने में उसकी मदद करती। ऐसे ही एक दिन, चंपा, सारा दिन भर अकेले काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करती? हाँ, नौकरानी वाले काम मुझसे नहीं होंगे, ऐसे काम तुझको ही शोभा देते हैं। हाँ। इतना कहकर चंपा आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। बेचारी आरती घर का सारा काम खत्म कर 2 पैसे कमाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती। एक दिन की बात है, सोनपरी अपनी परी सखियों के साथ उसी गांव में घूमने पहुंची। वहां सुंदर बहता हुआ झरना देख सभी परियां वहीं रुक गई और झरने के नीचे नहाने लगी। तभी इत्तेफाक से चंपा घूमते घूमते वहां जा पहुंची और मन ही मन बोली, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, आज क्यों न झरने के नीचे नहाने का आनंद लूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। उस आरती की बच्ची ने सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन तभी परियों को झरने के नीचे नहाते देख चंपा घबराते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गई और बोली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, और ये तो परियां हैं। तभी आपस में परियां बात करने लगी। राजकुमारी सोनपरी, आज फिर से आप रानी परी को बिना बताए पृथ्वीलोक घूमने आ गई। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अरे अभी अभी तो आई हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी रानी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, वो चंद्रलोक किसी काम से गई है, उन्हें आने में समय लगेगा। अब ये सब बातें छोड़ो और झरने में नहाने का आनंद लो। चंपा उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी चंपा की नजर झरने के पास एक चट्टान पर रखी चमकती हुई चीज पर पड़ी। फिर वो हैरानी से बोली, अरे ये तो जादुई छड़ी है, लगता है इन्हीं में से किसी परी की है। क्यों ना मैं ये जादुई छड़ी चुरा लूं, फिर तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहते हुए उन परियों की नजरों से बचकर चंपा जादुई छड़ी चुराकर वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद जब सोनपरी अपनी सखियों के संग झरने से बाहर आई और चट्टान के पास अपनी जादुई छड़ी ना पाकर सोनपरी के होश उड़ गए। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। राजकुमारी, लगता है किसी ने आपकी जादुई छड़ी चुरा ली है। रानी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। अब मैं क्या करूँ? राजकुमारी, अब आप जल्दी से परिलोक चलिए और रानी माँ को सच सच बता देना। पता है रानी माँ ने मुझे जन्मदिन पर जादुई छड़ी उपहार में दी थी, उन्हें मैं कैसे बताऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। बताना तो पड़ेगा, आपके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब चलिए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद सोनपरी अपनी सखी परियों के साथ वापस परिलोक लौट गई और महल पहुंचकर सोनपरी अपनी माँ रानी परी को डरते हुए सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनते ही रानी माँ गुस्से से बोली, मेरी बेटी होकर तुम इतनी लापरवाह हो? अगर जादुई छड़ी किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी का पता जल्दी लगा लूंगी। वहीं दूसरी ओर चंपा जादुई छड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंची। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद चीजें प्रकट कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले अपने लिए ढेर सारे फैशनेबल कपड़े, गहने और मेकअप का सामान मांग लेती हूँ। ये कहकर चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही उसकी कही हुई सारी चीजें प्रकट हो गई। चंपा ये देख खुशी से झूम उठी। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब देखती हूँ गांव की लड़कियां मुझे कैसे नीचा दिखाती है। अब मैं अपने लिए ब्रांडेड टीवी और फ्रिज भी मांगती हूँ। फिर मैं बैठकर मजे से अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखा करूँगी और फ्रिज का ठंडा पानी भी पिया करूँगी। ये कहते हुए चंपा ने फिर से जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते एक बड़ा एलईडी टीवी और फ्रिज प्रकट हो गया। उसके बाद चंपा मजे से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। शाम को जब थकी हारी आरती काम पर से घर लौटी तो घर पर टीवी और फ्रिज देख हैरानी से चंपा से बोली, अरे चंपा, ये टीवी और फ्रिज किसका है? ये मेरा है। क्या कहा? पर ये सब लाने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास जादुई छड़ी है ना। जादुई छड़ी? हाँ, ये देख, मेरे पास परी की जादुई छड़ी है। पर तेरे पास परी की जादुई छड़ी आई कहाँ से? मैं ये जादुई छड़ी चुरा कर लाई हूँ। ये कहते हुए चंपा आरती को सारी बात बताती है। सारी बात सुन आरती चंपा को समझाते हुए बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया, तुझे परी की जादुई छड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी। अगर परी को तेरे बारे में पता चल गया तो वो तुझे कड़ी सजा देंगे। अपनी बकवास बंद कर, मुझे पता है तू मुझसे बहुत जलती है। अब जा यहाँ से और मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दे, समझी? इतना कहकर चंपा आरती की बात को अनसुना कर टीवी देखने में मग्न हो गई। कुछ देर बाद चंपा को जब भूख लगी तो उसने जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर मजे से खाने लगी। वहीं बेचारी आरती सूखी रोटी खाकर सो गई। फिर अगली सुबह चंपा नए कपड़े और गहने पहनकर गांव भर में घूमने लगी। चंपा को देख गांव की लड़कियां हैरानी से आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो, इस चंपा को कितना इतरा रही है। इसके पास नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? कहीं से चुरा कर लाई होगी। इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ जो अपने लिए ढंग का कपड़ा भी खरीद सके। मुझे तो लगता है कहीं से मांग कर लाई होगी, किसी ने तरस खाकर दे दिया होगा। भिखारिन को। ये कहते हुए लड़कियां चंपा पर हंसने लगी। तब चंपा गुस्से से बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। ये देख चंपा गुस्से से तिलमिलाकर बोली, रुको, लगते तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और उन सभी लड़कियों के बालों में आग लगा दी। देखते ही देखते उन सभी के बाल जल गए और वो गंजी हो गई। हम गंजी हो गए। हमारे सारे बाल जल गए। अब हमसे शादी कौन करेगा? रोना धोना बंद करो और भागो यहाँ से। अभी तो सिर्फ तुम्हारे बाल ही जलाए हैं, गुस्सा दिलाए तो तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगी। चंपा की बात सुन सभी लड़कियां डरकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। उन लड़कियों को मैंने अच्छा सबक सिखाया, अब देखती हूँ कैसे मुझसे नजरें मिलाती है। घर आकर चंपा कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास नए कपड़े और गहने तो ढेर सारे हैं, फिर मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहूं? क्यों ना मैं अपने लिए आलीशान बंगला बनवा लूं। मेरे पास जादुई छड़ी जो है, अब मैं अपनी जिंदगी ऐश आराम से बिताऊंगी। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपने लिए आलीशान बंगला प्रकट किया। अरे वाह, ये बंगला तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे बंगले के आसपास गांव वाले के बने झोपड़ी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं गांव वालों को यहाँ से भगा दूंगी। उसके बाद चंपा सब गांव वालों को धमकाते हुए बोली, सुनो तुम सब लोग, जल्दी से गांव खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबके घर चलाकर राख कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपने आलीशान बंगले के आसपास तुम जैसे गरीब लोगों की झोपड़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझी?
घमंड में चोर चंपा को गांव वालों पर अत्याचार करते देख आरती गुस्से से बोली, चंपा तुम ये क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? तुम जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। ज्यादा गांव वालों की तरफदारी मत कर, समझी? वरना तुझे भी गांव से बाहर कर दूंगी। और तुम गांव वालों, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहकर चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सभी घरों में आग लगा दी। अपने घरों को जलता हुआ देख सभी गांव वाले रोते हुए बोले, अरे करमचली, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे झोपड़ी में आग लगा दी? भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। चलो निकलो यहाँ से और जाकर जंगल में रहो। तुम लोगों को अभी मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुम सभी को जलाकर भस्म कर सकती हूँ। देखना चाहोगे? मेरे पास जादुई छड़ी है जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। चंपा के हाथों में जादुई छड़ी देख बेचारे सभी गांव वाले डर कर वहाँ से जाने लगे। तभी चंपा आरती से बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा? तू भी यहाँ से दफा हो जा, जंगल में जाकर अपने रहने की जगह ढूंढ ले। आरती दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से सोनपरी अपनी रानी माँ के साथ उस गांव में आ पहुँची। झोपड़ियों में लगी आग को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। तभी उन्हें पेड़ के नीचे रोते हुए आरती दिखाई दी। वो दोनों आरती के पास गई। आरती ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। सच्चाई जान रानी परी गुस्से से बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी की जादुई छड़ी चुराई और छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर रानी परी अपनी बेटी सोनपरी को लेकर चंपा के आलीशान बंगले में जा पहुँची और अपनी जादुई शक्तियों से चंपा को बंदी बना लिया। ये देख चंपा गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तुम अपनी जादुई छड़ी वापस ले लो, पर मुझे छोड़ दो। रानी परी ने चंपा से सब कुछ छीन लिया। उसके बाद रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गांव वालों की जलती हुई झोपड़ियों को सुंदर घरों में बदल दिया। ये देख सभी गांव वाले रानी परी का धन्यवाद करने लगे। फिर चंपा को देख सभी गांव वाले गुस्से से फूट पड़े। परी जी, आप इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा देना, इसने हमें घर से बेघर कर दिया था। ये कहते हुए सभी गांव वाले चंपा को भला बुरा कहने लगे। लेकिन तभी चंपा की सौतेली बहन आरती बोली, माना कि मेरी बहन ने सभी गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरी बहन को माफ कर दो रानी परी जी। आखिर जैसी भी है मेरी बहन है। मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखा दुष्ट लड़की, जिस बहन के साथ तुमने इतना गलत व्यवहार किया वही तुम्हारे लिए विनती कर रही है। चंपा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने सभी से माफी मांगी। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी सोनपरी के साथ वापस परीलोक लौट गई। अब चंपा का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो घर के कामों में बहन आरती की मदद करने लगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब दोनों बहनें हंसी खुशी प्यार से मिलजुल कर रहने लगी। परी का जादुई लहंगा और सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम के एक गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती थी। खुशी एक अनाथ लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, परंतु वो अपने नाम के भांति हमेशा खुश रहती थी और वो बहुत ही चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। वो जहाँ भी जाती लोगों को खुश कर दिया करती थी। सभी खुशी को बहुत प्यार करते थे। कैसी हो अम्मा? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ठीक हूँ बेटी, क्या लाई है तू? हमेशा की तरह जंगलों से फल तोड़कर लाई होगी मेरे लिए। तुझे पता है ना, मुझे डॉक्टर ने फल खाने के लिए बोला है। तू सबका कितना अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे बेटी। अम्मा, बाबा नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं? तेरे बाबा जरा टहलने गए हैं। आजा, तेरे को कुछ खिलाती हूँ। फिर कभी अम्मा, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, महल जा रही हूँ। महारानी ने मुझे लहंगा सिलने के लिए दिया था, अब वो सिल गया है। इतना बोलकर खुशी महल चली जाती है। महारानी लहंगा देखकर बोलती है, अरे वाह खुशी, तूने तो बहुत ही अच्छा लहंगा सिला है। पूरे गांव में मुझे बस तेरे ही हाथ का सिला हुआ लहंगा पसंद आता है, वरना तो कोई टाइट फिटिंग कर देता है तो कोई ढीला ही छोड़ देता है। ये तो आप लोगों का ही आशीर्वाद है महारानी जी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे महारानी मत बोला कर। तू मुझे काकी क्यों नहीं कहती है? मैं तो तुझे अपनी समझती हूँ, क्या तू मुझे अपना नहीं समझती है?
काकी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझ अनाथ लड़की को इतना प्यार करती हो। कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं अनाथ हूँ। पूरा गांव मुझे इतना प्यार करता है। खबरदार खुशी की बच्ची, जो कभी अपने आप को अनाथ कहा तो। हम सब है तो तेरे साथ। कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो हमें बेझिझक बता दिया कर। बिल्कुल भी संकोच मत किया कर। अब इतने दिनों से तू हमारे लिए लहंगे सिल रही है, लेकिन आज तक तूने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। मैं तुझसे कितनी बार जबरदस्ती करती हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझसे पता नहीं क्यों पैसे नहीं लेती। महारानी, पैसे लेकर मैं क्या करूँगी? गांव में कहीं भी जाओ कोई भी मुझे खाना खिला देता है, और घर में सोने के लिए बिस्तर तो है ही। मुझे भला क्या जरूरत पैसों की। हाँ हाँ, बातें बनवा लो तुझसे। अच्छा सुन, ये कुछ फल फ्रूट है, इन्हें अपने साथ लेती जा। ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद खुशी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में एक चाय की टपरी से एक औरत खुशी को आवाज लगाती है। अरे ओ खुशी बिटिया, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था, जरा बतिया तो लो। मेरे लिए फोन? आती हूँ काकी। खुशी चाय की टपरी पर जाकर बोलती है। हेलो, कौन हो आप और मुझे कैसे जानते हो? अरे खुशी, तुम मुझे भूल गई? मैं बोल रहा हूँ आदित्य। अरे आदित्य, तुम कैसे हो और गांव कब आ रहे हो? कितने साल हो गए तुम गांव नहीं आए। जब तुम्हारी छुट्टियां पड़ती है तब तो आ जाया करो। अरे खुशी, अब तुम चिंता मत करो। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ आ रहा हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने महारानी जी को ये बात बताई? अभी तक तो नहीं बताई। मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा चलो, अब मैं रखता हूँ। आज शाम की मेरी फ्लाइट है, कल मैं गाँव आ जाऊंगा। इतना कहकर आदित्य फोन रख देता है। आदित्य महारानी का बेटा था जो पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ था। आदित्य और खुशी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य के गांव आने की बात सुनकर खुशी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, काकी, आपको पता है आदित्य गांव आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ठीक है, जा आराम से जाइयो। खुशी बहुत खुश होकर चली जाती है और अगले दिन होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन आदित्य महल पहुंच चुका था। खुशी बहुत खुश होकर महल जाती है और महारानी से मिलती है। महारानी जी, आदित्य कहाँ है? आदित्य मेरी सहेली के घर गया है। अच्छा मेरी बात सुनना, आदित्य के आने की खुशी में मैंने शानदार पार्टी रखी है, तो तू जरा तैयारियां करवा दे। उस पार्टी में मैं आदित्य और मेरी सहेली की बेटी वामिका की शादी का ऐलान करूंगी। महारानी की ये बात सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच में महारानी जी, क्या आदित्य शादी के लिए तैयार है? अरे वो मेरा बेटा है, कैसे नहीं होगा शादी के लिए तैयार। वो मेरी कोई बात नहीं टालता और इस बार भी वो मेरी बात जरूर मानेगा। ये सब सुनकर खुशी का दिल बैठ जाता है और वो बिना कुछ काम किए तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर वापस अपने घर आ जाती है। भगवान, मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है? आपको तो पता है मैं आदित्य से कितना प्यार करती हूँ। अगर आज ये रिश्ता हो गया तो हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और हमारा प्यार अधूरा ही रह जाएगा। मुझे लगता है शायद आदित्य को भी वामिका पसंद है, तभी तो वो आने के बाद मुझसे मिलने की बजाय पहले वामिका के पास गया। खुशी खूब रो रही थी। रोते रोते उसको नींद आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। खुशी, खुशी दरवाजा खोलो, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे, ये तो आदित्य की आवाज है। उसके बाद खुशी दरवाजा खोलती है। तब आदित्य उससे कहता है, कमाल है खुशी, मुझे लगा तुम महल में मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम आज शाम की पार्टी में शामिल नहीं होगी? पार्टी शुरू होने वाली है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मेरी तबीयत खराब है आदित्य, इसलिए मैं आज की पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। फिर खुशी आदित्य को अंदर लेकर जाती है। फिर आदित्य कहता है, क्या बात है खुशी, कोई बात हो तो बताओ, मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो आदित्य कि तुम्हें कुछ नहीं पता? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ कि तुम वामिका से शादी करने वाले हो। फिर क्यों आए हो मेरे पास? मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो? तुम कैसी बातें कर रही हो खुशी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी वामिका से होने वाली है?
अच्छा, तभी मुझे माँ ने जबरदस्ती आते ही वामिका के घर भेज दिया था। हाँ आदित्य, और आज शाम को महारानी तुम्हारी और वामिका की शादी का ऐलान पूरे गांव के सामने कर देंगी। तुम दुखी मत हो खुशी, कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं गाँव आया हूँ। मैं तुम्ही से शादी करूँगा और ये मेरा वादा है तुमसे। आज तुम पार्टी में जरूर आना। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। जब ये बात महारानी को पता चलती है तो वो खुशी के घर आकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। बहुत अच्छा चाल चली हो तुम खुशी। एक तरफ मैंने तुम्हें बेटी की तरफ प्यार दिया और तुमने मुझसे मेरा ही बेटा छीन लिया। अरे गरीब नीच लड़की, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझ जैसे लोगों के साथ हमदर्दी बेशक रख सकती हूँ, परंतु अपने घर के भोग कभी नहीं बना सकती। तेरी औकात ही क्या है जो तू हमारी बराबरी करने चली है? आपको कुछ गलत फहमी हुई है काकी। काकी नहीं, महारानी बोल मुझे। तू सिर्फ मेरी एक नौकरानी है। आजकल तो नौकर भी वफादार होते हैं, लेकिन तूने तो मेरे पीठ पीछे ही खंजर मार दिया। अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा, समझी तू? इतना बोलकर महारानी वहाँ से चली जाती है और इधर खुशी को उनकी बातों का बहुत बुरा लगता है। तूने वाकई बहुत गलत किया है खुशी। तुझे एक माँ को ऐसे नहीं सताना चाहिए। एक माँ को पूरा हक है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच सकती है। तू बहुत बुरी है खुशी, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना सोचकर खुशी कुएं के पास चली जाती है और कुएं में कूदने लगती है। तभी कुएं के अंदर से एक परी निकलती है और वो खुशी से कहती है, रुक जाओ लड़की, इस तरह अपनी जान देने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है, वो ईश्वर का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफा होता है। तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या हल करूंगी। उसके बाद खुशी परी को सारी बातें बताती है। आप ही बताइए परी जी, मैं क्या करूं? मैं महारानी जी का दिल दुखाकर उनके घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मुझे उनसे प्यार चाहिए और मैं आदित्य के बिना भी नहीं जी सकती। आदित्य की माँ को तुमसे इस बात की तकलीफ है कि तुम गरीब हो। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये जादुई लहंगा है और इसके साथ ये जादुई सैंडल है। इस लहंगे को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और इस सैंडल के जादू से तुम्हारे प्रति महारानी के मन में जितनी भी घृणा है सब खत्म हो जाएगी और तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओगी। खुशी उस जादुई लहंगे और सैंडल को घर आकर खुशी खुशी पहन लेती है। लहंगा पहनते ही खुशी बेहद खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद वो सैंडल पहनकर महल में जाती है। उसे महल में देखकर महारानी गुस्से से लाल पीली होते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे इतना जलील करने के बाद भी तुम यहाँ आई हो? तभी खुशी मन ही मन जादुई सैंडल को जादू दिखाने के लिए कहती है। फिर एकदम से महारानी कहती है, अरे बेटी, तुम आ गई? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी और आदित्य की शादी से कोई ऐतराज नहीं है। चलो मैं सबके सामने इस बात का ऐलान करती हूँ। उसके बाद महारानी सबके सामने आदित्य और खुशी की शादी का ऐलान कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार परी के दिए हुए जादुई लहंगे और सैंडल की वजह से खुशी को उसकी खुशियाँ मिल जाती है और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।